ओ हर हर महादेव, कैसे हैं आप? झलक पंडित आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर पिछले कुछ दिनों से भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के इसी क्रम में हम अंत कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 6 के विषय, जो कि बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ के बात करता है ऑफेंस अफेक्ट लाइफ, ऑफेंस अफेक्ट बॉडी, सब इन सब चीज़ों के विषय में अध्याय 6 बात करता है। तो इसका श्री गणेश होता है धारा 2, श्री गणेश होता है धारा 100 से, जो कि बात करता है आपराधिक मानव। ध्यान रहे, आपराधिक मानव वध के विषय में बात करता है, न कि हत्या के विषय में बात करता है, जिसको हम बोल सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड। तो इसमें क्या इसके एसेंशियल्स होते हैं, क्या इसके मुख्य हैं, तो आइए बात। ह्यूमन बींग जब दूसरे ह्यूमन बींग को अपने एक्ट के जरिए कॉजिंग डेथ कर, जब एक मानव दूसरे मानव को, एक प्राणी दूसरे प्राणी को अपने एक्ट, यहाँ पे जो एक्ट का अर्थ मैं आपको बता दूं, एक एक्ट, सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट, दोनों ही एक्ट के अंदर, जिनके विषय में बात करती है धारा 3, धारा 2 की। तो आगे सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, मृत्यु। कल्पेबल होमिसाइड में डेथ का होना बहुत जरूरी, मृत्यु होना उसमें बहुत जरूरी। एक्यूज के कारण विक्टिम की मृत्यु होनी चाहिए, एक एक्यूज्ड जो है उसके कारण विक्टिम की मृत्यु होनी चाहिए, और उसको हम कॉजल कनेक्शन क्या बोलते हैं, उसको हम कॉजल कनेक्शन हम उसको बोलते हैं। तीसरी चीज है कि आपराधिक मानव वध के 3 मेंसेरिया होते हैं। 3 मेंसेरिया इसके बताए गए हैं। पहला होता है साक्ष्य मृत्यु पारित करना, आशय के साथ, बिना आशय के अचानक नहीं, साक्ष्य किसी आशय के साथ मृत्यु पारित करना। दूसरा है कि शारीरिक क्षति, जिसको हम बोलते हैं साधारण से बॉडीली इंजरी बोल देते हैं। तीसरा, इस ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ मतलब नॉलेज के साथ एक्ट करना, कि नॉलेज ऑफ एक्ट करना मतलब क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एक्ट, कि इस एक्ट से सामने वाले की मृत्यु हो सकती है। ये हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इस एक्ट से जो है सामने वाले की मृत्यु हो सकती है। तो मैं आपको एक इसमें छोटी सी बात बता दूं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जब हम किसी मामले को ऐसे देखते हैं, यदि उसमें पहला पॉइंट ये उसमें सिद्ध हो जाए कि साक्ष्य मृत्यु पारित की गई है, तो फिर हमें उसमें दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। किंतु यदि पहला पॉइंट ही हमारा फुलफिल ना हो, तो हमें फिर दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है वहाँ बॉडीली इंजरी कारित की गई है अथवा नहीं की गई। अगर यहाँ मान के चलो ये सिद्ध हो जाता है कि शारीरिक क्षति कारित की गई है, तो यहाँ तीसरे पॉइंट की ओर हमें आने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी क्रम में आइए यहाँ, तो यहाँ मैं बता दूं कि मर्डर का भी यही मेंसेरिया होता है, लगभग 1-2 पॉइंट्स चेंज होते हैं बस। तो इसमें एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रत्येक मर्डर है, क्या होता है, आपराधिक मानव वध, जो प्रत्येक मर्डर है वो आपराधिक मानव वध होता है। लेकिन जो प्रत्येक होता है उसको हम मर्डर की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हमेशा हमें याद रखनी है कि सेक्शन 100 और सेक्शन 101 का जो पार्ट 1 है, वो इस बात का खंडन करता है, वो इस बात का खंडन करता है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो अभी हम क्या बात करते हैं, उदाहरण के माध्यम से क्या देते हैं, क्या होता है ये कल्पेबल हो। उदाहरण के माध्यम से हम, ए है, ए निशाना लगाता है, ए निशाना लगा रहा है कबूतर पर
जो कि इस दीवार के ऊपर बैठा हुआ है, ये कबूतर बैठा हुआ है ये दीवार के ऊपर, और इस दीवार के ऊपर तो कबूतर बैठा है लेकिन उसके साइड में यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जो कि है बी। अब इसने इससे बंदूक पे जैसे ही निशाना लगाया तो अब ए को यहाँ पर ये नहीं पता कि ये जो बी है ये यहाँ पे पहले से है। ने अभी बंदूक से सिर्फ निशाना लगाया है, ये नहीं जान रहा कि यहाँ पहले से बी है अथवा नहीं है। इसने निशाना लगाया, कबूतर को तो लगा नहीं, ये सीधा जाके बी की मृत्यु कारित हो जाती है। किंतु ए यहाँ ये तथ्य नहीं जानता कि यहाँ पहले से कबूतर के पीछे ही बी भी बैठा है, इस तथ्य से बिल्कुल अनभिज्ञ है ए। अब क्या होता है यहाँ यहाँ ये जो कार्य है कबूतर को मारने का, यद्यपि ये कार्य विधि विरुद्ध है, ये अनलॉफुल एक्ट है, लॉफुल एक्ट है, तथापि यहाँ ए कल्पेबल हो दोषी। ए ने बंदूक चलाई, कबूतर पीछे बी बैठा था, ए यह नहीं जानता था कि बी, तो नॉलेज तो इसको थी नहीं एक्ट की। नॉलेज क्यों नहीं थी? क्योंकि जब इसे यही नहीं पता था कि पीछे बी भी है तो नॉलेज का तो सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही खत्म है। और ना ही उसका कोई आशय था, तो आशय भी नहीं था और नॉलेज भी नहीं थी, तो यहाँ पे ये कल्पेबल होमिसाइड के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यहीं अगर हम दूसरा एक उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ एक ये कुआं है, गहरा कुआं है, इसके ऊपर पत्तियां बिछा दी गई जिससे लगे कि ये मिट्टी की सड़क है, और ये मिट्टी का बहुत कच्चा कुएं होते थे ना पहले, ये वही है। अब यहाँ ए भाई साहब ने क्या किया, इसको ढक दिया कि इधर से ये चल के आ रहा है, ये बै चल के आ रहा है कि जैसे ही बै यहाँ आएगा सोचेगा कि ये सड़क है और चल के जाएगा, इसी में अंदर गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही बै यहाँ आया, इसके ऊपर सड़क कच्चा रास्ता समझ के जैसे ही वो चला, यहाँ नीचे गिरा और उसकी मृत्यु कारित हो गई। तो ये अपराध जो है, ये कृत्य जो है, ये कार्य जो है ए ने साक्ष्य किया है, तो यहाँ ये आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखा जाएगा। मानववध श्रेणी का एक कृत्य होगा, कार्य ये अपराध आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखा जाएगा। आशा है आपको ये धारा अच्छे से समझ आ गई होगी। बात करते हैं धारा 101 जो कि बात करती है मर्डर के विषय में, हत्या के विषय में। इसमें जो आशय होना चाहिए, जो आशय होना चाहिए वो होना चाहिए मृत्यु कारित करने का। पहला बिंदु हमें हमेशा ये याद रखना है मर्डर में कि जो इसका आशय होता है वो मृत्यु कारित करने। दूसरा, या ऐसी क्षति जिसके बारे में अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए, या तो वो मृत्यु कारित करने का इसको आशय होना चाहिए, अन्यथा ये होना चाहिए कि जो अपराधी है वो ये जानता है कि इस एक्ट को करने से सामने वाले की मृत्यु कारित हो जाए। तीसरी बात क्या है कि जिससे मृत्यु कारित की गई है वह शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है, जिससे मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। में वो शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, या फिर कोई ऐसा एक्ट हो जो नेचुरल भी हम किसी के साथ कर दें और उससे किसी की मृत्यु कारित हो जाए, इतना वो अपने आप में पर्याप्त कार्य है। ऐसा कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, कैसा कार्य है? जिस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित की जा रही है, करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि ऐसा कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी यदि संभवता है कि मृत्यु कारित कर, कि जो कार्य को करने वाला व्यक्ति है वो कार्य करते समय वो ये जान रहा है कि ये इतना प्रबल, इतना प्रचंड संकट है कि सामने वाले की मृत्यु कारित कर देगा, ऐसी पूरी संभावना है। अब बात करते हैं आगे कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होने की तो संभावना है ही है, वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने की किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य। इस प्रतिहेतु के विषय में मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। यहाँ देखिएगा, ये हस्बैंड वाइफ में आपस में लड़ाई हो जाती है। आपस में लड़ाई होने पे क्या हुआ, जैसे आपस में लड़ाई हुई तो इस वाइफ की गोद में एक छोटा बच्चा है, बच्चा इसकी वाइफ की गोद में छोटा बच्चा है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है तो यहाँ पे वाइफ को बोलता है, इसने दूर से कहा, हस्बैंड ने बहुत दूर से ये कहा कि रुक अभी ठहर जरा मैं तुझे बताता हूँ। ये हस्बैंड ने उसे दूर से कहा है
ना ही तो उसके पास गया, ना ही कोई एक्ट ऐसे करके डराया उसे, कुछ भी नहीं किया है। तो इसमें वाइफ क्या करती है, उससे डर के, पहले या क्रोध में, कैसे भी समझ लो, वहां से चल के ये कुआं है, एक कुएं में गिर गई, कुएं में गिर जाती है और उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। ये जो बच्चा है इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि एनी विदाउट एनी एक्सक्यूज एक्ट रहेगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसकी दूसरी कंडीशन देख लें, सेम ऐसे लड़ाई हुई दोनों में। अब इसने पहले तो ये बात बैठे बैठे गई कि रुक तुझे अभी बताता हूँ। अभी हस्बैंड खड़ा हुआ और उसके अपनी वाइफ के पीछे भागते हुए उसने कहा कि ठहर जरा, अभी मैं तुझे बताता। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर फिर वही वापस से सेम कंडीशन होती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इसको रखा जाएगा एक्सक्यूज पर, ये मामला जाएगा विद एनी एक्सक्यूज रहेगा ये मामला, विद एनी एक्सक्यूज मामला रहेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल उदाहरण हम देख, ये तो होगा प्रति हेतु की बात। अभी हम जैसे देखते हैं, ए है, ये बी है, ए ने बी की तरफ चाकू फेंक के मारा गर्दन की ओर, कि जिससे ये बी है ना, इसकी मृत्यु कारित हो जाए। और हुआ भी ठीक वैसे ही जैसे चाकू मारा गया और मृत्यु कारित हो गई। आशय भी मृत्यु कारित करने का ही था और मृत्यु कारित हो भी गई। तो यहाँ पे इसको मर्डर की श्रेणी में रखा जाएगा, ये मर्डर की श्रेणी में आ जाएगा और इसको मर्डर की श्रेणी में हम रखा भी जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपवाद के विषय में, कि धारा जो 101 है, जो मर्डर है, वो बहुत सारे अपवादों के विषय में भी बात करती है। तो हम एक अपवाद के विषय में जान लेते हैं। ए है, ये बी है, इसका दोस्त। पहला अपवाद कहता है कि बी ने एक के बाल खींचने ऐसे शुरू कर दिए, ए को क्रोध आ गया, इसने बी भाई साहब को पकड़ लिया। अब इसने जब बी को पकड़ लिया तो क्या होता है, फिर बी को भी गुस्सा आ गया, भाई साहब बी ने ए का मर्डर कर दिया, बी जो है वो ए का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यह हत्या तो है, यह हत्या, क्योंकि प्रकोपन जो है, जो कार्य है, ऐसी बात द्वारा किया गया था, जो ऐसी बात किया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई थी। ए के बाल खींचे बी ने, अब बी को ए के बाल बी ने खींचे, ए को क्रोध आया, उसने बी को पकड़ लिया कि आजा तुझे बताता हूँ। अब बी को दुगना क्रोध आया, उसने ए की मृत्यु, ए की डेथ कर, ए का मर्डर कर दिया। तो यह हत्या मानी जाएगी, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा किया गया जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए की गई थी। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक और दूसरी बात है, यहाँ पे हम जान लेंगे, एक यहाँ पे बात रहेगी, ये भी अपवाद ही है इसका, कि एक ए है जो कि एक बच्चा है, ये क्या है, ए है जो कि एक चाइल्ड है, और उसको उकसाकर, ए है जो कि एक चाइल्ड है, उसको उकसाकर बी आत्महत्या करवा दे, बी ने आत्महत्या करवा दी ए की, उकसाकर उसको। तो यहाँ पर जो बी है ना, बी जो है ये उसको मर्डर के लिए ही लायबल माना जाएगा और उसको हत्या का दोषी ही माना जाएगा और उसके लिए उसे दंड भी दिया जाएगा। अभी हम बात करते हैं आगे। धारा 102 जो बात करती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। ये बहुत बढ़िया चटपटी वाली धारा है। इसमें क्या हुआ कि ए ने बी को मारने के लिए गोली चलाई, किंतु सी को गोली लग गई और मौके पर ही सी की मौत हो गई। ए ने जो गोली चलाई वो बी को मारने के लिए चलाई, लेकिन बी को तो गोली नहीं लगी, वो गोली जाके लग गई सी को और सी की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ ए का बी के प्रति इंटेंशन जो था वो सी के लिए शिफ्ट हो गया। अभी क्या होता है कि ए को सी की हत्या के लिए तो दंड दिया जाएगा, लेकिन ए को बी की हत्या के प्रयास के लिए भी यहाँ दंडित किया जाएगा। अभी हम इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन, यदि ए बी पर गोली चलाना चाहता है, बी क्या करता है, अपने बचाव में सी को आगे कर देता,
बी अपने बचाव में सी को आगे कर देता। तो ए पर क्या लगेगा, ए पर बी का तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर लग गया, क्या का प्रयास। किंतु जो बी है जिसने सी को आगे किया था उस पर सी क्या का चार्ज लगे। क्या मैं बता रही हूँ आपको, ए बी को गोली से मारना चाहता है, बी गोली से बचने के लिए सी को आगे धक्का दे देता है, सी को गोली लग गई और सी की मृत्यु हो गई। यहाँ पर ए बी के हत्या के प्रयास के लिए दोषी होगा, किंतु बी सी की हत्या के लिए पूर्ण रूप से दोषी माना जाएगा और धारा 102 के अधीन दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 103 की, जो कि पनिशमेंट फॉर मर्डर अर्थात हत्या के लिए दंड की बात करता है। तो इसमें 103 का जो क्लोज ए है ये क्या बात करता है कि हत्या आजीवन कारावास, जो कोई हत्या करता है उसको आजीवन कारावास या मृत्यु और जुर्माने से भी दंडित किया जाए। धारा 103 की उपधारा 2 बात करती है 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का कोई समूह, या तो 5 व्यक्तियों या फिर इससे अधिक व्यक्तियों उनका कोई समूह। यहाँ पे शब्द हमें गिनने हैं, मूलवंश, जाति, समुदाय, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिक विकास या किसी अन्य समरूप के आधार पर हत्या कारित करते हैं, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यहाँ पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह, या तो पूरा समूह या उस समूह का कोई एक व्यक्ति भी किसी अन्य व्यक्ति को मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिक विश्वास और अन्य समरूपता के आधार पर हत्या कारित अगर करेगा, तो ऐसे समूह का जो प्रत्येक सदस्य है वो मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ बात करते हैं धारा 104 के विषय, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए भी जो कोई हत्या करेगा, जैसे पहले से किसी को आजीवन कारावास का दंड दिया जा चुका है, उसके बाद भी यदि वो हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवन काल को जो है उसको आजीवन कारावास फिर से दिया जाएगा, जिससे उसका शेष प्राकृत जीवन काल अर्थात जो नेचुरल शेष जीवन उसके पास बचा है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक का आजीवन कारावास उसको दिया जाएगा। अब यहाँ आते हैं हम, ये बात करता है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 106 बात करती है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। यहाँ एक्ट के बारे में यहाँ पे कृत्य के बारे में बताया गया और इसका मेंसेरिया जो होता है लापरवाही उसका मेंसेरिया सही से लिख दो। इसमें कहा गया है कि उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, या तो उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता, तो उसको 5 वर्ष तक का तो कारावास साथ के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दूसरा पैरा क्या बोलता है इसका कि यदि ऐसा कोई भी कार्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा जब वह चिकित्सा प्रक्रिया संपादित कर रहा हो किया जाता है, तो तब क्या होता है, तब उसके लिए सजा का प्रावधान जो रहेगा वो 2 वर्ष तक का तो कारावास रहेगा, साथ के साथ जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं हम धारा 107 के विषय में। धारा 107 बात करती है कि कोई शिशु
विकृतचित्त व्यक्ति, तीसरा पॉइंट है उन्मत्त या मत्तता की अवस्था में कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है, या तो वो छोटा बच्चा हो या विकृतचित्त अर्थात अनसाउंड माइंड हो, या नशे की हालत में, नशे की अवस्था में कोई व्यक्ति हो, वो आत्महत्या करता है, तो यहाँ इन तीन लोगों में से, तीन परिस्थिति वाले लोगों को जो आत्महत्या के लिए उकसाने वाला व्यक्ति है, के लिए वाला अर्थात जो दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति, दुष्प्रेरण से यहाँ वही तात्पर्य है जो धारा 45 में वर्णित, दुष्प्रेरण करता है उसको मृत्यु अथवा आजीवन कारावास या कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी और साथ के साथ जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। यहाँ मैं आपको एक इसका उदाहरण बता देती हूँ। उदाहरण देखिए, एक छोटा बच्चा है, ये आता है यहाँ पे बह, एक बंदूक ले रखी है, ये बंदूक ये इसने छोटे बच्चे को दी और कहा ये तो नकली बंदूक है, इसको खुद के माथे पे लगा के और इसका ये बटन दबा लो, कुछ नहीं होता, फूलों की बारिश होगी तुम्हारे ऊपर, कर लो, कुछ नहीं होता। उसने वैसे ही कर दिया और इस बच्चे की डेथ हो, बच्चे ने आत्महत्या कर ली इसके उकसावे में आकर, इसके बहकावे में आकर। वैसे यदि हम किसी नशीले व्यक्ति को, कोई नशे की हालत में व्यक्ति है, उसके साथ कोई ऐसा एक्ट करते हैं कि जिससे वो आत्महत्या कर ले, ऐसा उसके साथ अगर हम दुष्प्रेरण करते हैं तो वहां भी हमारे लिए धारा 106, धारा 108 के विषय नहीं की, तो ऐसे में भी धारा 107 हमारे लिए दंड का प्रावधान करती है। अगर हम किसी नशे की हालत वाले व्यक्ति के साथ भी ऐसा करते हैं तो धारा 107 हमारे लिए तैयार है और पनिशमेंट। धारा 108 बात करती है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ये तो होगा ही कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए। अगर हम आत्महत्या का दुष्प्रेरण करते हैं किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, किसी शिशु को अथवा नशे की हालत वाले व्यक्ति को यदि हम करते हैं तो धारा 107 आएगी। और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण यदि होगा तो वहां धारा 108 बात करती है कि जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी अन्य को सुसाइड के लिए दुष्प्रेरण करता है, वो 10 वर्ष तक के कारावास साथ के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जो कोई किसी अन्य को सुसाइड के लिए, अपनी आत्महत्या करने के लिए उसको दुष्प्रेरण करेगा, वो शिशु और विकृतचित्त व्यक्ति और नशे की हालत वाला व्यक्ति धारा 107 के अंदर गबन होते हैं। यहाँ पर अन्य व्यक्ति के लिए, जो इन सबसे हटके अन्य व्यक्ति है, उसकी बात करता है धारा 108। अब बात करते हैं धारा 109 के विषय में, जो कि बात करता है कि हत्या करने के प्रयत्न के विषय में। हत्या करने के प्रयत्न के विषय में यहाँ मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगी। डायरेक्ट हमें पता है, सब हमने पढ़ रखा है, सब हमें पता है धारा में क्या लिखा है, सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम। हत्या करने का प्रयत्न, हत्या करने का प्रयत्न में क्या ही आएगा, जैसे ए है, ए ने बी पे गोली चलाई। अब ये आशय तो मृत्यु कारित करने का था, किंतु मृत्यु कारित ना होके इसको शारीरिक क्षति होती है। शारीरिक क्षति होने के बाद इसकी मृत्यु कारित नहीं होती और ये बच जाता है, किंतु आशय इसका हत्या करने का ही था, तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाए। जब आशय हत्या का हो, मृत्यु कारित करने का हो, किंतु शारीरिक क्षति होकर के व्यक्ति की मृत्यु कारित ना हो, तो वहां पर हो जाएगा हत्या करने का प्रयास। अब आ जाते हैं धारा 114 की ओर, जो कि बात करती है उपहति के विषय में। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा, किसी अन्य को शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य, शारीरिक, यहाँ पे
जो रोग से तात्पर्य शारीरिक संबंध से अन्य व्यक्ति को, एक दूसरे को परिदत्त हो, वो भी इसी के अंतर्गत गबन होते हैं, एक दूसरे को परिदत्त हो रहे हैं, वो भी रोग की श्रेणी में ही आएगा। अंग शैथिल्य, यहां पर क्या बात होती है कि अंग शैथिल्य शरीर का हाथ पैर टूटना, ये सभी इसी के भीतर गबन होते हैं। रोगों की श्रेणी में सारी चीज आते हैं, सारे जितने भी रोग हैं वो सब इसके अंदर गबन होंगे। साथ के साथ शारीरिक संबंध से जो रोग एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं वो सभी इसी की श्रेणी में आएंगे। अंग शैथिल्य से सीधा सीधा तात्पर्य शरीर के किसी भाग के टूटने से होगा, जैसे हाथ का टूटना हुआ, अथवा हमारे पैर का टूटना हुआ, अथवा सिर फूट जाना हुआ, ये सारी चीजें ही अंग शैथिल्य की श्रेणी में रखी जाएंगी। और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कि उपहति कारित करना। अब बात करते हैं धारा 115 के विषय में, जो कि बात करता है स्वेच्छा उपहति कारित करना। स्वेच्छा उपहति, इसमें क्या, या इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित की जाए, किस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित की जाए, या इस ज्ञान से अथवा इस ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति की उपहति कारित करे और उसके द्वारा किसी व्यक्ति की उपहति कारित करता है। तो उसके लिए धारा 115 की उपधारा 2 बात करती है कि 1 साल तक का तो कारावास और 10,000 रुपये तक का उसको जुर्माना देना पड़ेगा और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, धारा 115 तक आज हमने पढ़ा है। कल से धारा 116 से आगे की ओर हम जो निरंतर प्रयास करेंगे, और आशा है आप सबको इससे कुछ ना कुछ तो हेल्प अवश्य मिल रही होगी। आइए और अपने चैनल को दूसरे लोगों में भी शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है, प्रयास कीजिए कि ज़्यादातर ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि हम 1-2 घंटे का 10 घंटे तक की जो क्लासेज हैं बहुत सारी हम देख चुके हैं, बहुत सारे शिक्षकगण पढ़ाते हैं और अनुभवी शिक्षक हैं जो सब लोग पढ़ाते हैं, वहाँ 1-2 घंटे की क्लास हम बहुत पढ़ चुके हैं। और हमारे पास एक से एक अच्छे अच्छे बेयरट हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। तो हम अगर जल्दी से जल्दी कम शब्दों में अगर हम धाराओं को अपने भीतर सम्मानित कर लेंगे तो ये एक अच्छा कदम होगा, एक अच्छी पहल होगी। यदि आप सभी को इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है तो कृपया दूसरे लोगों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।